हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को विद्युत धारा चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के इस भाग में हम लोग ओम के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। और आप सभी को तो पता ही होगा, चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उनके बड़े से बड़े टॉपिक को हम लोग फोटो और कहानियों के जरिए बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? ओम के नियम की सीमाएं। तो ओम के नियम की सीमाओं को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले ओम का नियम आप लोगों को बता देना चाहता हूं। और ओम का नियम क्या है और उसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में पढ़ाई हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को ओम का नियम बता देता हूं। ओम का नियम कुछ इस प्रकार से है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, अब भौतिक अवस्था क्या क्या होता है देखिए, चालक की लंबाई, चालक का जो व्यास या त्रिज्या, चालक का व्यास या त्रिज्या या फिर कह लीजिए उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक, और चालक का ताप, ये सारी जो गुण हैं ये सब भौतिक गुण हैं। तो इन सब अवस्थाओं में, इन सब गुणों में अगर कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर कैपिटल वी और उस चालक में बहने वाली धारा स्मॉल आई का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और यही क्या है? आपका ओम का नियम है। तो यहां पर आप देखिए कि चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर कैपिटल वी और चालक में बहने वाली धारा स्मॉल आई का जो अनुपात है वो क्या है? उस चालक के प्रतिरोध के बराबर। और उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा? नियत होगा ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, तो इस सूत्र का उपयोग हम लोग इस चैप्टर में शुरू से लेकर अंत तक करने वाले हैं। तो ओम का नियम अच्छे से आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ओम के नियम की सीमाओं को शुरू करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है कि पहले ओमीय और अनओमीय परिपथ जान लो। ठीक है, तो ओमीय परिपथ क्या होंगे? मतलब ऐसे परिपथ जहां पर ओम के नियम का पालन होता है वो ओमीय परिपथ होंगे, और ऐसे परिपथ जहां पर ओम के नियम का पालन नहीं होता वो अनओमीय परिपथ होंगे। तो यहां पर देखिए सामने बोर्ड पर मैंने बहुत ही आसान शब्दों में कहानी बनाई है। ठीक है, मजा आएगा आप लोगों को जरूर। अगर मजा आता है तो आप कमेंट करके आप कमेंट में लिखिए कि मजा आया। ठीक है, तो हमें पता चले कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं और ये चीजें पढ़ करके आपको मजा आया। ठीक है, तो देखिए कहानी क्या है। सामान्य वैद्युत परिपथ जैसे घरों की वायरिंग, मतलब हमारे घर में जो वायरिंग की जाती है वो क्या है? आपका ओम के नियम का पालन वहां पर होता है। मतलब कि जो हमारे घरों में वायरिंग की गई है, जिससे बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है, घर में बहुत सारे उपकरण हैं, वो सब चल रहे हैं। तो वो जो घरों की वायरिंग है वो क्या है? आपका ओमीय परिपथ का एक उदाहरण है। वहां पर ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन होता है। ठीक है, अर्थात देखिए आगे देखिए, अर्थात नियत ताप पर, मतलब कि उस चालक के ताप में परिवर्तन नहीं करना हमको। नियत ताप पर चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर, ठीक है, और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात जो कि प्रतिरोध कहलाता है, नियत रहता है। और ऐसे परिपथों को हम क्या बोलते हैं? ओमीय परिपथ बोलते हैं। तो आपके दिमाग में भर रहा होगा कुछ कि ओमीय परिपथ क्या होता है? वे परिपथ जहां पर ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन होता है। तो हमारे घरों में जितने भी उपकरण आप देख रहे हो, ज्यादातर उपकरण आपके ओमीय परिपथ के ही उदाहरण है। चाहे वो आपका फैन हो, चाहे वो आपका लगा हुआ घर में बल्ब हो, ठीक है, कुछ भी हो, नियत ताप पर वो सब क्या है? एक ओमीय परिपथ के उदाहरण है। अब रही बात कि अनओमीय परिपथ की बात कर लें, तो मैंने बताया आपको कि ऐसे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। उदाहरण क्या क्या है देखिए, उच्च धारा पर तंतु फिलामेंट बल्ब। देखिए तंतु जो है शब्द
बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, मतलब तंतु का उपयोग हम आप बहुत ज़्यादा नहीं करते, इसलिए तंतु थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिलामेंट तो समझते ही होंगे, फिलामेंट बल्ब जो हमारे घरों में पहले यूज़ होता था 100 वाट का बल्ब होता था, अब तो एलईडी आ गया और CFLs आ गए, तो वो आपका 100 वाट वाला बल्ब बिल्कुल खत्म ही हो गया। तो वो तंतु बल्ब जो है उसी को तंतु बल्ब बोलते थे। तो वो जो तंतु बल्ब है, उच्च धारा अगर उसमें सप्लाई की जाए, हाई करंट अगर सप्लाई की जाए, तो वो भी ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है। अगर निम्न धारा जो हमारे घरों में नॉर्मल करंट सप्लाई होती है, उतनी धारा आप सप्लाई करते हो उस बल्ब में, तो वो ओम के नियम का पालन करेगा और वो पूर्ण रूप से ओमी परिपथ होगा। लेकिन अगर उसी बल्ब में आप उच्च धारा प्रवाहित करते हो, सप्लाई करते हो, तो वो ओम के नियम का पालन बिल्कुल नहीं करेगा और वो एक उदाहरण हो जाएगा अनओमीय परिपथ का। ठीक उसी प्रकार से हमारे घरों में यूज होने वाला हीटर, अगर आप घर पर जो नॉर्मल सप्लाई होती है धारा, उस धारा पर आप हीटर को चलाते हो, तो वो नॉर्मल आपका क्या है, ओमीय परिपथ का उदाहरण है। लेकिन अगर उसी हीटर में हम उच्च धारा प्रवाहित करें, तो वो ओमी परिपथ का उदाहरण नहीं होगा, वो किसका उदाहरण हो जाएगा, अनओमीय परिपथ का। ठीक, और क्या उदाहरण है ओमीय परिपथ के, डायोड हैं, अर्धचालक हैं। तो डायोड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। एक चैप्टर है, कौन सा आपका, वो चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वहां पर डायोड के बारे में हम लोग बहुत डीपली में पढ़ेंगे और अर्धचालक के बारे में भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि डायोड क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। लेकिन अभी आप ये उदाहरण आप चारों देख लो कि ये किसके उदाहरण हैं, अनओमीय परिपथ के हैं। सिर्फ यही 4 नहीं, और भी हैं, लेकिन एक उदाहरण मैंने यहाँ पर 4 इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी तो आप समझ लोगे अगर ये चीज समझ में आ जाएगा तब, ठीक है। तो देखिए यहां पर पहला जो फोटो आपको दिख रहा है, फोटो ए, ये किसके लिए ग्राफ मैंने खींचा है, ये किसके लिए ग्राफ खींचा है, ये ओमीय परिपथ के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर कैपिटल V और ओमीय परिपथ में बहने वाली धारा स्मॉल I के बीच ग्राफ खींचा गया है। बात क्लियर हुआ कि नहीं, ये किसके लिए ग्राफ खींचा गया है, ओमीय परिपथ है और उस ओमीय परिपथ में आपका उसके सिरों के बीच स्थापित विभवांतर कैपिटल V और उसमें बहने वाली धारा स्मॉल I के बीच ग्राफ खींचा गया है। तो हमें ग्राफ कैसा मिला, एक सीधी रेखा मिलेगी। कैसी मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी, ठीक है। अगर आपको एक सीधी रेखा मिल रही है किसके किसके बीच, V और I के बीच ग्राफ खींचने पर, तो इसका मतलब 100% है कि वो ओमीय परिपथ ही होगा, या फिर कह लीजिए कि वो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करेगा, ठीक है। तो ये आपका ओम के नियम का भी कह लो V और I के बीच का ग्राफ है, और ओमीय परिपथ के लिए भी V और I के बीच का ग्राफ है, ठीक है, दोनों के लिए है। तो फोटो ए में ये है, और इस फोटो से हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, वो ये कहता है कि भैया जिस अनुपात में विभव में वृद्धि होगी, ठीक उसी अनुपात में धारा में वृद्धि होगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि जितना आप विभवांतर बढ़ाओगे, ठीक उसी अनुपात में आपका धारा भी क्या हो जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा। जैसे कि देखो कि मैंने यहाँ पर इतना विभवांतर में वृद्धि किया, तो धारा में कितने की वृद्धि हुई, इतने की वृद्धि हुई। मान लो कि ये 1 है, ये सब जो पार्ट आपको दिख रहे हैं ये 1-1, इसका जो लेंथ है 1-1 यूनिट है, ठीक। और ये जो आपका दिख रहा है ये 2-2 यूनिट है, ठीक है। तो मैंने 1 यूनिट विभवांतर में वृद्धि किया तो 2 यूनिट धारा में वृद्धि हुआ, फिर से 1 यूनिट मैंने विभवांतर में वृद्धि किया, फिर से धारा में 2 यूनिट वृद्धि हुआ, फिर से मैंने 1 यूनिट विभवांतर में वृद्धि किया तो फिर से धारा में 2 यूनिट की वृद्धि हुई। ऐसा तो नहीं हो रहा कि 1 यूनिट वृद्धि कर रहे हैं विभवांतर में तो 2 यूनिट आपका धारा में वृद्धि हो रहा है, अब हम 1 यूनिट विभवांतर में वृद्धि कर रहे हैं तो 3 यूनिट धारा में वृद्धि हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या है कि जिस अनुपात में आपका विभवांतर बढ़ रहा है, ठीक उसी अनुपात में आपका धारा भी बढ़ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि विभवांतर धारा के क्या है, समानुपाती है, और यही ओम का नियम है। तो ओमी परिपथ में ओम का नियम पूर्ण रूप से पालन होता है, ठीक है। अब हम लोग फोटो बी पर आ जाते हैं, जो कि किसके बीच ग्राफ खींचा गया है, V और I, यानी विभवांतर V और धारा I
लेकिन ये विभवांतर है किसके अक्रॉस, है किसके सिरों के बीच? तो ये है आपका तंतु बल्ब। किसके बीच? तंतु बल्ब या फिलामेंट बल्ब के सिरों के बीच है। ठीक है, तो शुरुआत में आप देखो सीधी रेखा दिख रही है। शुरुआत में कहने का अर्थ यह हुआ कि शुरुआत में धारा का मान क्या था? कम था। ठीक है, तो आपको सीधी रेखा मिल रही थी, लेकिन जब धारा का मान बहुत ज्यादा हो गया तो अब सीधी रेखा नहीं रह गई, अब वक्र हो गया। कैसा हो गया? घुमावदार रेखा हो गई। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, देखिए, जब आप तंतु बल्ब में जो तंतु है, जो फिलामेंट है, उसमें धारा का मान बढ़ाते हो, ठीक है, तो जैसे जैसे धारा का मान आप बढ़ाते चले जाओगे तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे आपस में टकराएंगे और वो क्या होंगे? धनावेशित परमाणुओं के से घिरे हुए होते हैं, तो उनसे टकराएंगे, तो ज्यादा संख्या में टकराएंगे, बहुत तेजी टकराएंगे, तो उससे क्या होगा कि उनकी गतिज ऊर्जा में लगातार कमी आएगी। ठीक है, या कह लीजिए कि उनकी गतिज ऊर्जा में ह्रास होगा, और जिससे उस तार का जो ताप है वो बढ़ेगा, और तार का ताप अगर बढ़ेगा तो भैया प्रतिरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि जो आपका प्रतिरोध है वो ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब धारा के कम मान के लिए ताप में वृद्धि नगण्य होगा, और धारा का मान जब उच्च हो जाए तो ताप में वृद्धि बहुत ज्यादा होगा, तो उससे होगा क्या कि तार का प्रतिरोध भी उसके साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ओम का नियम तो कहता है भैया कि V/I का अनुपात नियत होना चाहिए, लेकिन यहां पर आप ये देख रहे हो कि V/I का अनुपात नियत नहीं है, बल्कि लगातार वो बढ़ रहा है। V/I का अनुपात क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। V/I ही तो क्या है? आपका R है ना, यानी R क्या है? लगातार बढ़ रहा है, या फिर कह लीजिए V/I जो है का अनुपात जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो ये आपका अनओमी परिपथ का उदाहरण हुआ। फोटो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर जाकर के कमेंट करके हमें बताइएगा, और वीडियो को आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फेसबुक ग्रुप में जहां संभव हो सके हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर पसंद आ रहा है। अगर नहीं पसंद आ रहा तो आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जा करके हमें कमेंट में बताइए कि सर क्यों, क्या वजह है जिसकी वजह से हमें नहीं समझ में आया, आप समझा नहीं पा रहे हैं, कि क्या वजह है, आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, बाकी जो समस्या होगी हम उस समस्या का सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अब रही बात, अब हम लोग आते हैं फोटो नंबर सी पर। फोटो ए क्लियर हुआ, फोटो बी क्लियर हुआ, अब हम लोग किस पर आते हैं? फोटो सी पर। अब ये फोटो सी जो है इसको थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को समझाते हैं सरल से सरल तरीके से, क्योंकि ये भी जो है डायोड से संबंधित है। ठीक है, तो डायोड है क्या, पहले ये जान लो। डायोड एक उपकरण है, एक डिवाइस है। ठीक है, अंग्रेजी में डिवाइस बोल लो, हिंदी में युक्ति बोल लो। ठीक है, युक्ति। ठीक है, तो बात क्लियर हो रहा होगा कि एक ऐसी युक्ति जो केवल एक ही दिशा में धारा को बहने देती है, ठीक है, तथा दूसरे दिशा में धारा के विरुद्ध उच्च प्रतिरोध लगाती है, जिससे दूसरे दिशा में धारा का मान लगभग शून्य होता है। देखिए होता क्या है कि डायोड एक डिवाइस है, एक युक्ति है, जिसमें क्या होता है, धारा सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में, अग्र दिशा में सप्लाई की जा सकती है। ठीक है, दो डायरेक्शन हो सकता है, या तो अग्र दिशा या तो पश्चिम दिशा। ठीक है, तो अग्र दिशा में डायोड में धारा प्रवाहित होती है और पश्चिम दिशा में डायोड में धारा प्रवाहित नहीं होती, या फिर कह लीजिए अगर होती है तो नगण्य होती है। उसका मान क्या होता है? माइक्रो एम्पियर में होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि अग्र दिशा में धारा इसलिए प्रवाहित होती है क्योंकि अग्र दिशा के लिए डायोड का प्रतिरोध निम्न होता है और पश्चिम दिशा के लिए डायोड का प्रतिरोध उच्च होता है। इसके बारे में हम लोग, अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, इसका उपयोग क्या है डायोड का, ये समझ लो। डायोड का जो उपयोग है, हम लोग
दो तरीके की धाराएं होती हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी दिष्ट धारा। तो हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए जो यूज होता है उपकरण कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, दिष्टकारी कहलाता है। अंग्रेजी में उसको रेक्टिफायर कहते हैं। तो रेक्टिफायर में हम लोग डायोड का उपयोग करते हैं, किस लिए भैया, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए। बात क्लियर है कि डायोड का यूज क्या है, इसका यूज है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए। और कहां पर करते हैं, हम लोग दिष्टकारी रेक्टिफायर में करते हैं। और ये है क्या, एक ऐसी युक्ति है जो केवल एक ही दिशा में धारा को बहने देती है और विपरीत या पश्च दिशा में धारा को बहने नहीं देती। ठीक, तो उसके लिए डायोड के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के बीच ग्राफ यहां पर खींचा गया है। ठीक है, तो देखिए ये वाला ग्राफ जो हिस्सा देख रहे हो, जो आपका प्रथम चतुर्दशांश में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये अग्रदिशिक है। मतलब कि उस डायोड के धन सिरे को बैटरी के धन सिरे से और उस डायोड के ऋण सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया है। तो ये आपका अरेंजमेंट, ये व्यवस्था क्या कहलाती है, अग्रदिशिक। ठीक है, और जब हम डायोड के ऋण सिरे को बैटरी के धन सिरे से और डायोड के आपका ऋण सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दे, तो ये अरेंजमेंट आपका पश्च दिशिक कहलाता है। बात क्लियर है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का पहले, प्रथम चतुर्दशांश का पहले स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर जैसे जैसे धारा का मान बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ रहा है, साथ साथ विभवांतर का भी मान बढ़ रहा है। या फिर इसका उल्टा कह लीजिए कि डायोड के सिरों के बीच स्थापित वोल्टता या विभवांतर का मान बढ़ाने पर धारा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन बहुत तेजी से नहीं, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब डायोड के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर का मान आप बढ़ाते चले जा रहे हो, लेकिन उसमें जो बहने वाली धारा है उसका मान बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। और देखो यहाँ पर धारा का मान किसमें है, मिली एम्पियर में है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एक सीमा के बाद, वोल्टता की एक सीमा के बाद अब धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस न्यूनतम वोल्टता को हम बोलते हैं भंजक विभवांतर। इसके बारे में हम लोग उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बस अभी हम आप लोगों को एक आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो ना, क्या ये ग्राफ ओम के नियम वाले ग्राफ जैसा है? नहीं है, ओम के नियम के वाले ग्राफ जैसा बिल्कुल नहीं है। इसका ग्राफ एक सीधी रेखा है और इसमें ग्राफ कैसा मिल रहा है, एक वक्र रेखा मिल रही है। ये इसके बाद आपको एक सीधी रेखा मिल रही है, इसके पहले क्या है, एक वक्र रेखा ही है। ठीक है, अब पश्च दिशिक की बात कर लें तो इसमें देखिए धारा का मान क्या है, माइक्रो एम्पियर में है, मतलब बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो इसीलिए हम बोले थे कि डायोड में केवल एक ही दिशा में धारा बहती है और दूसरे दिशा में धारा का मान बहुत कम होता है, या फिर कह लीजिए उसको शून्य के बराबर मान लेते हैं। तो धारा देखिए अगर है भी तो कितनी है, माइक्रो एम्पियर में है, बहुत कम है। मतलब वोल्टता को, यहाँ पर वोल्टता धनात्मक में बढ़ रहा था, यहाँ पर वोल्टता ऋणात्मक में बढ़ रहा है। तो ऋणात्मक में जब बढ़ रहा है तो आप देखोगे कि उसके साथ साथ धारा का मान भी लगातार ऋणात्मक में बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हो रहा है, धारा जो है वो नियत हो जा रहा है। तो जब नियत, देख रहे हो ना, ये रेखा इसके लगभग समांतर हो जा रही है, इस एक्स अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो इस प्रकार से आपका जब समांतर हो जा रहा है तो उस समय बोलेंगे धारा क्या हो गई, सैचुरेटेड, यानी आपका संतृप्त धारा हो गई। तो ये आपका डायोड के लिए है। ये ग्राफ बिल्कुल इस ग्राफ से क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो ओम का नियम डायोड में बिल्कुल नहीं लागू होता। तो बात क्लियर हो रहा होगा। अब हम अर्धचालक की बात कर लेते हैं। तो फोटो नंबर सी के बाद ये फोटो डी आप देख लीजिए। इसमें क्या है कि मैंने ग्राफ प्लॉट किया है किसके बीच, अर्धचालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर कैपिटल वी और उसमें बहने वाली धारा स्मॉल आई के बीच। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इतने भाग में इस वाले भाग में सीधी रेखा है V और I के बीच का। तो इतने भाग में आपका यही वाला है, क्या है आपका कि स्थापित विभवांतर और धारा का अनुपात क्या है, नियत है। लेकिन
लेकिन अब इस वाले भाग में आप देखो, इस वाले भाग में देखो, लगातार अब आपका v बाई आई का जो अनुपात है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहां तक तो एक सीधी रेखा थी, लेकिन अब ये वक्र रेखा हो गई। ठीक, अब इसके बाद इस वाले भाग में देखो तो यहां पर जो v बाई आई का जो अनुपात है वो क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, ये भाग रैखिक क्षेत्र है, मतलब इस भाग में ओम के नियम का पालन हो रहा है, और ये भाग अरैखिक क्षेत्र है या वक्र क्षेत्र है, इस भाग में आपका ओम के नियम का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा। और ये वाला भाग भी आपका वक्र भाग ही है, तो इसमें भी ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा। लेकिन इसमें एक विशेषता ये है कि ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र है, मतलब यहां पर प्रतिरोध लगातार बढ़ रहा है और यहां पर प्रतिरोध लगातार घट रहा है। तो ये किसके लिए हो गया ये फोटो, ये आपका अर्धचालक के लिए फोटो हो गया। और ये कैसा अर्धचालक है, आर्सेनिक जर्मेनियम, आर्सेनिक जर्मेनियम। ठीक है, जी रहेगा। ठीक है, आर्सेनिक जर्मेनियम अर्धचालक के लिए ये आपका V और I के बीच ग्राफ है। तो ठीक है, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी कि ओम के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं और ओमीय और अनओमीय परिपथ क्या है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैंने कवर किया है, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। डेली सुबह 6:30 बजे फिजिक्स की क्लास और 7:30 बजे आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लास मिलती रहेंगी, संडे को छोड़ करके। ठीक है, अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।